हेलो। तो अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सो इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा वाइड है। बहुत वेरियस सेक्टर्स में, एरियाज में ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो वर्कर्स के लिए जो है ना, ये है कि अलग अलग फील्ड में नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, जैसे डाटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, इस तरह की फील्ड में न्यू जॉब्स क्रिएट हुई। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे, अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो स्मॉल लेवल पे प्रोड्यूसर्स थे, उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको फोर्सफुली एमएनसीज ज्वाइन करना पड़ रहा था। अब उनको फोर्सफुली एमएनसीज इसलिए ज्वाइन करना पड़ रहा था क्योंकि फॉरेन कंपनीज अपनी ब्रांच इंडिया में आके ओपन कर रही थी, और वो और ज़्यादा, मतलब कि और ज़्यादा सस्ते में अपने प्रोडक्ट को बेच रही थी। अब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, उनके महंगे प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा था, तो इसलिए उनको फिर खुद, मतलब एक होता है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि हम खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं, प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। लेकिन वो अब वो खुद ही बनाते थे, खुद ही बेचते थे, इसलिए उनके प्रोडक्ट्स जो है महंगे थे। अब इसीलिए एमएनसी जो है उसने ज़्यादा लोगों को अपने नीचे हायर कर रखा है चीज़ों को बनाने के लिए। तो जो एक अकेला बंदा जो बनाता था या दो तीन लोग मिलके बनाते थे, तो वो ज़्यादा चीज़ों को महंगा बेचते थे क्योंकि वो थोड़े लोग मिलके बनाते थे। लेकिन एमएनसी जो है बहुत सारे लोगों को हायर कर लेता है, और इसलिए वो ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट को बेच पाता है। तो इस वजह से अब जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको अपना काम छोड़ करके, अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, अपना काम बंद करके एमएनसीज को ज्वाइन करना पड़ा। और क्योंकि वो लोग ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, कैसे प्रोडक्ट्स, जैसे प्लास्टिक टॉयज, बैटरीज, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब दूसरा वर्कर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि टेम्परेरी जॉब। अब ये जो एमएनसीज वगैरह थी ना, ये लोगों को सिर्फ टेम्परेरी जॉब देती थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हायरिंग इसे कहते हैं। कि देखो हमें इतना प्रोडक्शन, यानी कि मान लो कि हमें एग्जाम्पल कि हमें 100 या फिर 200 पेयर ऑफ शूज हमें बनाने हैं, उनको हमें प्रोड्यूस करना है। तब उसके लिए 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के लिए लोगों को काम दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन। ठीक है। नेक्स्ट है लो वेजेस। अब लोगों से काम भी करवा रहे हैं, ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में उनको अपना ऑर्डर पूरा करना है। 200 यूनिट्स, मतलब 200 पेयर ऑफ शूज जो है ना, उसको उसको एमएनसी को 6 महीने में कंप्लीट करना है। अब वो ओवर टाइम करवा रहा है वर्कर से, और उनको लो वेजेस भी दे रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसने कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब वो छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। ये कहाँ होता है, गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ऐसा देखा गया है। ठीक है। तो ये वर्कर्स इशू फेस कर रहे थे। अब टेक्नोलॉजी, अगर हम टेक्नोलॉजी देखें तो देखो टेक्नोलॉजी में हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है इम्प्रूव हुई है। वो कैसे, पोर्ट्स जो है बिल्ट होने लगे। पोर्ट्स बिल्ड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो वो सारे पोर्ट्स बिल्ट होने लगे। हमारे इंडिया का ना सगरमाला प्रोजेक्ट है। सगरमाला प्रोजेक्ट के अंडर में पोर्ट्स को बिल्ड किया जा रहा है, और जो ओल्ड पुराने पोर्ट्स हैं, उनको और अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंस्टॉल करके उसको अच्छा बनाया जा रहा है। जैसे कि होनावर कर्नाटका में है, होनावर पोर्ट, और एक वाधवन पोर्ट है महाराष्ट्र में। तो ये सगरमाला प्रोजेक्ट के अंदर में बनाए जा रहे हैं, जो इंडिया बना रही है। पोर्ट्स बिल्ड करना, क्योंकि पोर्ट्स जरूरी है। जहाँ फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री के आस पास वो फैक्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट करके कहाँ जाएगी, पोर्ट्स उसके आसपास होने चाहिए, जिससे कि उन पोर्ट से उस फैक्ट्री का सामान दूसरी कंट्री में बाय सी रूट लेके जाया जा सके। राइट। नेक्स्ट है कंटेनर्स और लॉजिस्टिक फैसिलिटी। लॉजिस्टिक फैसिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे पोर्ट्स हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है, तो क्या उस उन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज को बोलते हैं। क्या स्टोर करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी है या नहीं है, तो इसको हम लॉजिस्टिक फैसिलिटी बोलते हैं। अब फैक्ट्री से जहाँ पे वो जा रहा है, जिस एरिया में जा रहा है, उसके लिए हमें व्हीकल्स भी तो चाहिए, वो भी लॉजिस्टिक फैसिलिटी में आ जाता है। हमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए, बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, गुड्स को रखने के लिए, वो भी लॉजिस्टिक फैसिलिटी में आता है। तो ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान इंडिया ने अभी अडॉप्ट किया है। इंडिया का ये प्लान है जिसमें वो अपनी लॉजिस्टिक फैसिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं देखो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हुआ है। वो कैसे, हमने टेक्नोलॉजी मतलब कि अडॉप्ट करी, हम पोर्ट्स बना रहे हैं, हम रोड और हाईवेज और बना रहे हैं,
जिससे कि फैक्ट्रीज और पोर्ट्स के बीच में कनेक्शन के लिए हमें रोड बनाने होंगे, हाईवेज बनाने होंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, वो बहुत कम हो रहा है। और जो हैंडलिंग कॉस्ट है, यानी कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अगर अच्छे से स्टोर करके रखना है तो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हैंडलिंग कॉस्ट इससे हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है। और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, स्टोरेज फैसिलिटी हमारी अच्छी हो रही है, हमारा हैंडलिंग कॉस्ट कम हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों के अलावा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आई है। अब जैसे कि ये सारी चीज़ें ट्रैक कैसे होंगी, उसके लिए इंटरनेट आया, इंटरनेट कनेक्शंस आए, इंटरनेट कनेक्शन डेवलप हुए हैं, आईटी सेक्टर्स डेवलप हुए हैं, बीपीओ सेंटर्स डेवलप हुए हैं कि ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ कौन सी फैक्ट्री से कब कहाँ जा रही है और कौन से पोर्ट पे जा रही है, ये सब ट्रैक करने के लिए हमारा इंटरनेट कनेक्शन आया। ये क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है जो टेक्नोलॉजी के लिए आया है। अब हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि देखो लेबर इंटेंसिव जॉब्स बहुत क्रिएट हुई है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब्स, जॉब क्रिएशन तो बहुत अच्छी अच्छी फील्ड में हुआ है, जैसे बैंकिंग, फूड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इन सब में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। अब ये क्रिएट कैसे हुआ है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या, यानी कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर के अपनी ब्रांच की, लोकल ब्रांच की जो है वो कंपनी सेटअप कर सकती हैं। अब वो कंपनी सेटअप करेंगी तो वो लोगों को रखेगी काम पे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। और जब उसको प्रोडक्शन और ज़्यादा इंक्रीज करना होगा तो वो और ज़्यादा लोगों को काम देगी। तो इस तरीके से इन वेरियस सेक्टर्स में जो जॉब है वो इंक्रीज हुई है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो पुअर रहा है, अनडाइवर्सिफाइड जॉब रही है। अब देखो क्वालिटी ऑफ वर्क पुअर किन के लिए रहा है, जो लोग स्किल्ड, बहुत अच्छे स्किल्ड हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड है ना, उन लोगों को तो अच्छे से काम मिल गया इन सारे एरियाज में, उन लोगों को अच्छा काम मिल रहा है। ये डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, इन सर्विसेज में जो स्किल लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको तो अच्छा काम मिल रहा है। लेकिन जो अनस्किल्ड है, जो सेमी स्किल्ड है, जो इतना अच्छे से नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बेकार ही रहा है, पुअर ही रहा है, अनडाइवर्सिफाइड जॉब रही है। उनको वही लेबर वाला काम दिया गया है, और लेबर्स का जो काम रहता है, लो लेवल का जो वर्क रहता है, उनको वही दिया गया है। और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी अनएजुकेटेड होने की वजह से वो ज़्यादातर माइग्रेट भी नहीं हुए। जैसे कि एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग जो है वो माइग्रेट भी होके बाहर जा रहे हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज में वर्क करने के लिए। लेकिन जो सेमी स्किल्ड है, जो अनस्किल्ड है, वो माइग्रेट भी नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन के ऊपर। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस वुमेन का बिल्ड हुआ, क्योंकि जब अब जो फॉरेन कंपनीज आ रही थी, तो क्या सारी फॉरेन कंपनीज के ओनर क्या सिर्फ मेल होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं जिनके फीमेल ओनर हैं और वो इंडिया में आके सेटअप कर रही हैं अपनी ब्रांचेस को। तो इस तरह के रोल मॉडल देख करके इंडियन फीमेल्स, इंडियन वुमेन्स में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हम भी जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उनमें एजुकेशन जो है फीमेल्स में और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा है कि मेल और फीमेल दोनों की एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस रखी जाती थी। तो उनको फीमेल्स को, इंडियन फीमेल्स को और ज़्यादा ये समझ में आया कि एजुकेशन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, तो उनमें एजुकेशन इंक्रीज हुआ। एजुकेशन के बाद वो वर्क भी, फीमेल का जो मतलब कि जो कॉपरेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है फीमेल्स का वर्किंग एरिया में, उन्होंने वर्क करना भी शुरू शुरू किया था। अब ये देखो ज़रा कि टेक्नोलॉजी आई, इंफॉर्मेशन आई, फीमेल्स जो है और भी ज़्यादा अवेयर होने लगी चीज़ों को लेके, हेल्थ फैसिलिटी और अच्छी, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ अच्छी, हेल्थ टेक्नोलॉजी इंडिया अडॉप्ट करने लगा बाहर की कंट्री से। अब जैसे कोई बीमारी होती है तो वो मशीनों से डिटेक्ट होती है ना, वो मशीन हमारे पास थी ही नहीं। तो उस तरह की कैंसर डिटेक्शन मशीन है, और तो इस तरह की डिटेक्शन मशीन जो है वो इंडिया ने अडॉप्ट करी। इससे क्या हुआ, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई और जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है वो डिक्रीज हुआ। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है ना, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो उनमें जब वो बर्थ देती हैं चाइल्ड को, तो उस समय जब उनकी, जिन फीमेल्स की डेथ होती है ना, उसको हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। और ये पूरे एक साल में कितनी डेथ होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स की, वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट होता है। ठीक है, वो इम्प्रूव हुआ क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी जब गवर्नमेंट देने लगी,
फीमेल्स भी अवेयर हो गई कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वो अवेयर हो गई कि क्या चीज़ बेटर है क्या चीज़ नहीं है। तो इससे क्या हुआ, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो फीमेल्स एजुकेट भी होने लगी। ठीक है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है फीमेल्स के ऊपर, कि जॉब अपॉर्चुनिटी तो देखो इंक्रीज हुई फीमेल्स के लिए, लेकिन वो सिर्फ लो पेइंग फील्ड्स में था, क्योंकि फीमेल्स एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुआ लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हुआ, जैसे कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, यहाँ पे हमने देखा ना, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर जो है वो सिर्फ लेबर वाली जॉब में ही रह गए, वो अच्छी जॉब में, हाई फाई जॉब में नहीं जा पाए। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर पे भी पड़ा है। एग्जाम्पल, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, उसने एग्रीमेंट किया एग्रीकल्चर पे, ठीक है। उसने कहा कि एग्रीकल्चर में जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी वो बंद कर दो, अब वो नहीं होगी। ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि ऐसे ड्रॉप करके ना पानी गिरता है क्रॉप्स के ऊपर, और वो क्यों लिया गया है, क्योंकि अननेसेसरी क्रॉप्स को जरूरत नहीं है, अननेसेसरी पानी ना दो, यानी कि जो पानी की जो वेस्टेज है ना वो कम हो। तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्लूड की गई है कि क्रॉप्स को सिर्फ उतना ही पानी मिले जितना उनको चाहिए। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, ये एक फार्मिंग प्रैक्टिस है। इसमें एक क्रॉप्स, एक लैंड है, एक लैंड पे क्रॉप ग्रो की, वो क्रॉप ग्रो हो गई, उसको अच्छे से काट लिया, निकाल लिया, सारी क्रॉप्स बेच दी। अब जो लैंड में, पता है जब हम क्रॉप्स काटते हैं ना, जो मेजर क्रॉप्स काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका रेसिड्यू, उसका बचा हुआ कुछ सामान लैंड पे रहता है, उसकी रूट्स रहती हैं, तो उन सबको जला देते हैं। उन सबको जलाने के बाद फिर उसमें कोई दूसरी क्रॉप को, कोई दूसरी फसल को ग्रो किया जाता है। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। लेकिन जब ये प्रैक्टिस ज़्यादा बार बार करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी मतलब खराब हो जाती है, वो लो, मतलब कि जो सॉइल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से कहाँ जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट फार्मिंग में। कैपिटलिस्ट फार्मिंग का मतलब है कि अब वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे जो क्रॉप्स की जरूरत इंडिया में ज्यादा नहीं, बाहर ज्यादा है, वो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पैसा, सिंपल, कैपिटलिस्ट का मतलब पैसा, मनी। हम वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो है कैपिटलिस्ट फार्मिंग। तो फार्मर्स अब वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे जैसे कॉटन और टोबैको, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था इंडिया में, तो फार्मर्स इसी को ग्रो करने लगे कि हमें भाई इसको ग्रो करके, इसको एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा आ रहा है तो हम ये ग्रो करेंगे, दैट्स कॉल्ड द कैपिटलिस्ट फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि एमएनसी जो थी ना, वो तो आ ही चुकी थी इंडिया में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे कि कारगिल। अब उसने ना सीड प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया था, फार्मर्स के लिए सीड प्राइसेस उसने इंक्रीज कर दिए थे, क्योंकि सीड वो बाहर से लेकर आ रही है। अब देखो बिना सीड के क्रॉप्स तो ग्रो होगी नहीं, तो उनको पता था कि सीड कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हाई प्राइस में बेचते थे फार्मर्स को, और फार्मर्स को खरीदना पड़ता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्रॉप वेराइटीज जो है ना वो लॉस हो गया। क्रॉप वेराइटीज का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करना, लेकिन क्या था, फार्मर किस पे ध्यान दे रहे थे, कैपिटलिस्ट फार्मिंग पे, कि हम वो ग्रो करेंगे जो बाहर बेचेंगे, यानी कॉटन टोबैको, यानी कि जिससे हमें पैसा आएगा। क्रॉप वैरायटीज कम हो गई, मेल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो गया। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। पल्सेस होती हैं, दाल होता है, ठीक है, वीट होता है, राइस होता है। तो इस तरह ये सारी क्रॉप्स बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, बॉडी के न्यूट्रिशन लेवल को फुलफिल करने के लिए। लेकिन फार्मर्स किस पे फोकस करते हैं, मनी पे, यानी कि कॉटन और टोबैको की क्रॉप्स पे। तो मेल न्यूट्रिशन इसलिए इंक्रीज हो गया क्योंकि वीट राइस और पल्सेस, मेज, ये सब कोई ग्रो ही नहीं कर रहा था। मिलेट्स, मिलेट्स तो बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच क्रॉप्स होती हैं, ये कोई ग्रो नहीं कर रहा था। फिर फूड शॉर्टेज इसलिए इंक्रीज हो गई रूरल एरियाज में, ऑफ कोर्स होगी क्योंकि फार्मर का ध्यान तो सिर्फ कॉटन और टोबैको पे है। फूड क्रॉप्स, जो क्रॉप्स, जो फसलें खाने के लिए उगाई जाती थी, वो ग्रो करना ही बंद कर दिया था। क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा था कैपिटलिस्ट फार्मिंग से। ये इम्पैक्ट है, इसके अलावा और भी इम्पैक्ट है जो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।